नमस्कार स्टूडेंट्स और स्वागत है आपका इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकलने वाले हैं। हम कोई ट्रेन या प्लेन नहीं पकड़ेंगे, बल्कि हम समय में पीछे जाएंगे। एक ऐसी यात्रा जहां हम अपने ही देश को, अपने समाज को विदेशी यात्रियों की आंखों से देखेंगे। सोच के देखिए, 10वीं से 17वीं शताब्दी के बीच जब अलग अलग देशों से लोग भारत आए तो उन्होंने यहाँ क्या देखा, क्या महसूस किया और उन्होंने अपनी किताबों में क्या लिखा। उनके लिखे हुए ये विवरण, ये ट्रैवलॉग्स, इतिहास की वो खिड़कियां हैं जिनसे हम उस दौर के आम लोगों की जिंदगी, उनके रीति रिवाज, उनकी सोच, सबके बारे में जान पाते हैं। तो चलिए, इस सफर पर निकलने से पहले अपना रोड मैप तो देख लें। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये आपकी क्लास 12th हिस्ट्री की दूसरी किताब थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से है। ये इस किताब का 5वां थीम है। इस पूरी किताब में कुल 4 ही थीम्स हैं, यानी 4 चैप्टर्स। तो ये हमारा इस बुक का पहला अध्याय है। इसके बाद इस किताब को पूरा करने के लिए हमें बस 3 और चैप्टर्स पढ़ने होंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि अलग अलग सदियों में भारत की एक अनोखी सैर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा आज की हमारी यात्रा का पूरा नक्शा। हम इस पूरे चैप्टर को 6 हिस्सों में, यानी 6 सेक्शंस में समझेंगे। हम एक एक करके हर यात्री से मिलेंगे, उनके काम को, उनकी किताबों को समझेंगे और उनके नजरिए को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर हम इन यात्रियों के लिखे हुए विवरणों यानी अकाउंट्स को इतना महत्व क्यों देते हैं? उनके नजरिए में ऐसी क्या खास बात है? उस जमाने में राजाओं के दरबारी इतिहासकार तो थे ही, जो सब कुछ लिख रहे थे। फिर हमें इन बाहर से आए लोगों की लिखी बातों की क्या जरूरत पड़ गई? आइए इसको समझते हैं। देखिए, इतिहास में लोगों ने हमेशा से ही लंबी लंबी यात्राएं की हैं। वजह कई हो सकती थी। कुछ लोग काम की तलाश में अपना घर, अपना देश छोड़कर निकल पड़ते थे। कुछ लोग प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा या बाढ़ से बचने के लिए मजबूर हो जाते थे। कई लोग व्यापारी बनकर, सैनिक बनकर, पुरोहित या तीर्थयात्री बनकर एक देश से दूसरे देश जाते थे। और हाँ, कुछ ऐसे भी थे जिनके अंदर बस एक जुनून था, एडवेंचर का, नई जगहों को देखने का, अनजान देशों को एक्सप्लोर करने का, जो उन्हें घर पर टिकने ही नहीं देता था। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन बाहर से आए हुए लोगों को, इन आउटसाइडर्स को, वो चीज़ें आसानी से दिख जाती थीं जिन पर यहाँ के लोकल लेखक शायद ही कभी ध्यान देते। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा थीं। इतनी सामान्य, इतनी कॉमन कि उन्हें लिखने लायक ही नहीं समझा जाता था। सोच के देखिए, क्या आप रोज़ अपनी डायरी में लिखते हैं कि आज मैंने ट्रैफिक लाइट पर गाड़ी रोकी? नहीं ना। लेकिन एक ऐसे इंसान के लिए जिसने कभी ट्रैफिक लाइट ना देखी हो, ये एक अजीब और लिखने लायक बात होगी। बस यही इन यात्रियों का सबसे बड़ा एडवांटेज था। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है पान का पत्ता और नारियल। आज हमें ये दोनों चीजें कितनी नॉर्मल लगती हैं, लेकिन उस समय के कई यात्रियों के लिए ये दोनों चीजें किसी अजूबे से कम नहीं थीं। उन्होंने इसके बारे में बड़े आश्चर्य से, बड़ी डिटेल में लिखा। नारियल के बारे में लिखा गया कि ये एक ऐसा अजीब फल है जिसका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल इंसान के सिर जैसा दिखता है, अंदर मीठा पानी और सफेद गिरी होती है। पान के पत्ते को चबाने की प्रथा, उसे खाने का तरीका, उनके लिए ये सब बेहद आकर्षक और अनोखा था। ये छोटी छोटी बातें ही हमें उस समय के सामाजिक जीवन की एक जिंदा झलक देती हैं। इस पूरे अध्याय में हम मुख्य रूप से 3 यात्रियों को अपना गाइड बनाएंगे। ये 3 अलग अलग सदियों में, अलग अलग देशों से और अलग अलग मकसद से भारत आए। पहले हैं अल बिरूनी, जो 11वीं सदी में उज़्बेकिस्तान से आए। फिर हम मिलेंगे इब्न बतूता से, जो 14वीं सदी में मोरक्को से एक लंबी यात्रा पर निकले। और आखिर में हम जाएंगे 17वीं सदी में फ्रांसवा बर्नियर के पास, जो फ्रांस से आकर मुगल दरबार का हिस्सा बने। तो चलिए अपने पहले यात्री, महान विद्वान अल बिरूनी से अपनी चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं कि उन्होंने ज्ञान की तलाश में क्या क्या किया और उनके काम से हम इतिहास की किस तस्वीर को समझ पाते हैं। अल बिरूनी का जन्म हुआ था 973 एडी में, आज के उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में। ख्वारिज़्म उस समय ज्ञान और शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था, अ सेंटर ऑफ लर्निंग। उन्हें वहाँ की सबसे बेहतरीन तालीम मिली। वो एक पॉलीमैथ थे। उन्हें सिरियक, अरबिक, पर्शियन, हिब्रू जैसी कई भाषाओं का ज्ञान था और बाद में उन्होंने संस्कृत पर भी महारत हासिल की। लेकिन उनकी भारत की यात्रा की शुरुआत बेहद नाटकीय ढंग से हुई। जब 1017 में सुल्तान महमूद ने ख्वारिज़्म पर हमला किया तो वो अल बिरूनी समेत कई विद्वानों को बंधक यानी हॉस्टेज बनाकर अपने साथ गजनी ले गया। गाजनी में पहुंचकर
धीरे धीरे उनकी भारत के प्रति गहरी रुचि जागी। ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि 8वीं सदी से ही संस्कृत के ग्रंथों का, खासतौर पर खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा पर लिखे ग्रंथों का अरबी में अनुवाद हो रहा था। अल बिरूनी ने इस ज्ञान को उसके स्रोत से यानी उसके सोर्स से समझने का फैसला किया। बंधक होने के बावजूद उन्होंने ब्राह्मणा पुरोहितों और विद्वानों के साथ कई साल बिताए, उनसे संस्कृत सीखी और धार्मिक दार्शनिक ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि उनका मकसद क्या था, वो ये सब क्यों कर रहे थे। उन्होंने साफ साफ लिखा कि वो एक ऐसी किताब लिख रहे हैं जो उन लोगों की मदद करेगी जो हिंदुओं के साथ धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए एक जानकारी का भंडार बनेगी जो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। मतलब उनका मकसद सिर्फ घूमना फिरना या ट्रैवल डायरी लिखना नहीं था, बल्कि एक संस्कृति को उसकी गहराई से समझना और उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना था। वो एक कल्चरल ब्रिज बना रहे थे। उनकी सबसे बड़ी देन है किताबुल हिंद। ये अरबी भाषा में लिखी गई है और इसकी शैली, इसका राइटिंग स्टाइल बेहद सरल और स्पष्ट है, यानी सिंपल एंड लूसिड। ये एक विशाल ग्रंथ है, एक तरह से उस दौर के भारत का इंसाइक्लोपीडिया, जिसमें पूरे 80 अध्याय हैं। इसमें उन्होंने भारत के लगभग हर पहलू को समेटा है। यहाँ के धर्म और दर्शन से लेकर त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, कानून और यहाँ तक कि नाप तौल की प्रणालियों तक पर विस्तार से लिखा है। आप इस बात से उनके काम की गहराई का अंदाजा लगाइए कि उन्होंने मीटरोलॉजी जैसे विशिष्ट विषयों पर भी पूरे अध्याय लिखे। मीटरोलॉजी का मतलब है मापन का विज्ञान, द साइंस ऑफ मेजरमेंट। इससे पता चलता है कि उनका काम कितना विस्तारित और वैज्ञानिक था। वो सिर्फ ऊपरी बातें नहीं लिख रहे थे, बल्कि हर चीज की तह तक जाकर उसे ठीक से समझना चाहते थे। ये उनके स्कॉलरी अप्रोच को साफ साफ दिखाता है। लेकिन ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। अल बिरूनी ने खुद उन चुनौतियों, उन बैरियर्स का जिक्र किया जो उनके सामने आईं। उनके अनुसार सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा थी भाषा। उन्होंने साफ माना कि संस्कृत अरबिक और पर्शियन से इतनी ज़्यादा अलग है कि इसके विचारों और अवधारणाओं का दूसरी भाषा में अनुवाद करना, ट्रांसलेशन करना बेहद मुश्किल काम है। ये सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं था, बल्कि पूरी सोच और दर्शन को एक अलग सांचे में ढालने जैसा था। तो चलिए अब अपनी समय यात्रा में एक लंबी छलांग लगाते हैं। लगभग 300 साल आगे चलते हैं और मिलते हैं एक बिल्कुल अलग किस्म के यात्री से, एक साहसी, अनुभवों के शौकीन मुसाफिर जिसका नाम था इब्न बतूता। अल बिरूनी के बिल्कुल विपरीत। देखिए, जहां अल बिरूनी एक किताबी विद्वान थे, वहीं इब्न बतूता का मानना था कि असली ज्ञान किताबों से नहीं, बल्कि यात्रा करने और दुनिया को अपनी आंखों से देखने से मिलता है। उनके लिए दुनिया ही सबसे बड़ी किताब थी। उनका जन्म 14वीं सदी में मोरक्को के ठेंगीर शहर में एक ऐसे परिवार में हुआ था जो इस्लामी कानून या शरिया के ज्ञान के लिए बहुत सम्मानित था। उनकी यात्रा की पूरी कहानी उनकी किताब रिहला में दर्ज है, जो अरबी में लिखी गई है। इब्न बतूता उस दौर में भारत पहुंचे जब ये उपमहाद्वीप एक वैश्विक नेटवर्क का, एक ग्लोबल नेटवर्क का दिल था। ये एक ऐसा संचार और व्यापार का जाल था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिम अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ था। आप इसे उस समय का ग्लोबलाइजेशन समझ सकते हैं, और भारत इस विशाल नेटवर्क का एक बेहद अहम, एक सेंट्रल हब था। और ये तस्वीर उनके इसी जुनून को, इसी स्पिरिट ऑफ एडवेंचर को बिल्कुल सही ढंग से दर्शाती है। उनका मकसद था इस पूरी जुड़ी हुई दुनिया को अपनी आंखों से देखना, इसके अजूबों को अनुभव करना और उन अनुभवों को अपनी लेखनी के जरिए, अपनी कहानियों के जरिए दूसरों तक पहुंचाना। वो ज्ञान के साथ साथ रोमांच यानी थ्रिल की भी तलाश में थे। उनकी किताब रिहला ऐसी ही दिलचस्प कहानियों से भरी हुई है। ये किसी ट्रैवल सीरीज की तरह है। इसमें धार्मिक संतों की कहानियां हैं, ऐसे राजाओं का जिक्र है जो कभी बेहद क्रूर तो कभी उतनी ही उदार होते थे, और आम आदमी, आम औरतों के जीवन का भी वर्णन है। उन्होंने खास तौर पर उन चीज़ों पर जोर दिया जो अनोखी और असामान्य थीं, ऐसी चीज़ें जिन्हें सुनकर उनके पाठक अपने घर बैठे दूर दराज के देशों की इन अद्भुत कहानियों से प्रभावित हो सकें। वो उस समय के समाज का बेहद सूक्ष्म, एकदम माइक्रो लेवल विवरण देते थे। जैसे इस कोट में वो बता रहे हैं कि सुल्तान अपने अमीरों और अफसरों पर नजर रखने के लिए एक अनोखा जासूसी नेटवर्क, एक एस्पियोनाज सिस्टम इस्तेमाल करते थे। उनके जासूस अक्सर घरेलू दासियां होती थीं जो बिना रोक टोक घरों में जाकर दूसरी दासियों से सारी जानकारी इकट्ठा करती थीं। इस एक लाइन से हमें उस समय के घरेलू जीवन और राजनीतिक षड्यंत्रों दोनों के बारे में कितना कुछ पता चलता है। चलिए, अब हमारी टाइम मशीन आखिरी छलांग लगाती है और लैंड करती है 17वीं शताब्दी में।
यहाँ हम मिलेंगे अपने तीसरे यात्री से, जो पेशे से एक डॉक्टर थे और फ्रांस से आए थे। उनका नाम था फ्रांसवा बर्नी। बर्नियर पहले दोनों यात्रियों से फिर से अलग थे। वो सिर्फ एक यात्री नहीं, बल्कि एक डॉक्टर, एक राजनीतिक दार्शनिक और एक इतिहासकार थे। वो मुगल काल में भारत आए और यहाँ 1656 से 1668 तक, यानी पूरे 12 साल रहे। इस दौरान वो मुगल दरबार से बेहद करीब से जुड़े रहे, पहले शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह के निजी चिकित्सक के रूप में और बाद में एक बड़े मुगल अमीर दानिशमंद खां के साथी के तौर पर। इस वजह से उन्हें शासन को, कोर्ट को अंदर से देखने का मौका मिला। तो बर्नियर के विश्लेषण की सबसे जरूरी, सबसे सेंट्रल बात यह है कि वो हमेशा मुगल भारत की तुलना अपने समय के यूरोप से करते थे और उनका नजरिया अक्सर आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल होता था। उनका मुख्य तर्क ये था कि भारत की सारी समस्याओं की जड़ यहाँ जमीन पर निजी स्वामित्व यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी का ना होना है। सारी जमीन बादशाह की मानी जाती थी। उनके मुताबिक इस वजह से किसान जमीन को बेहतर बनाने में पैसा और मेहनत नहीं लगाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था इसका फायदा उन्हें नहीं, राजा को मिलेगा। इससे खेती बर्बाद हो रही थी और समाज में गरीबी फैल रही थी। इसके ठीक उल्टा उनका मानना था कि यूरोप में निजी संपत्ति की वजह से लोग मेहनत करते हैं, जिससे तरक्की और समृद्धि आती है। लेकिन एक अच्छे इतिहासकार का काम है सत्र के नीचे झांकना, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अगर हम बर्नियर के लेखों को ध्यान से पढ़ें तो हमें एक ज्यादा जटिल सामाजिक सच्चाई के संकेत मिलते हैं। एक ऐसी सच्चाई जो उनके इस सरल पूर्व बनाम पश्चिम, ईस्ट वर्सेस वेस्ट के मॉडल में आसानी से फिट नहीं होती थी। वो खुद ऐसी बातें लिखते हैं जो उनके ही तर्क को कमजोर करती हैं, उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा करती हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने दावा किया कि भारत का उद्योग और दस्तकारी यानी मैन्युफैक्चरर्स पतन की ओर थे, डिक्लाइन पर थे। उनकी लॉजिक सिंपल थी, जब सारा मुनाफा राज्य या अमीर ले लेते थे तो कारीगरों के पास अपनी कला को सुधारने या बेहतर औजार इस्तेमाल करने का कोई प्रोत्साहन, कोई इंसेंटिव ही नहीं बचता था। इसलिए क्वालिटी गिर रही थी, ये उनका तर्क था। लेकिन इसी के साथ वो ये भी मानने पर मजबूर थे कि पूरी दुनिया से भारी मात्रा में सोना और चांदी भारत में खिंचा चला आ रहा था। सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि यहाँ बने सामान की, यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स की विदेशों में इतनी ज्यादा मांग थी और ये सामान साफ तौर पर उच्च गुणवत्ता का, हाई क्वालिटी का था। जैसे कि आप इस खूबसूरत चम्मच को देख सकते हैं, ये उस समय की बेहतरीन कारीगरी का एक छोटा सा नमूना है। तो यहाँ एक विरोधाभास है। अगर सब कुछ डिक्लाइन पर था तो ऐसी उत्कृष्ट चीजें कैसे बन रही थी और दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रही थी? असल में उन्होंने खुद कई जगहों पर भारतीय कारीगरों के अद्भुत कौशल की, उनकी क्राफ्ट्समैनशिप की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने लिखा कि भारतीय बेहतरीन बंदूकें बनाते हैं और सोने के इतने सुंदर आभूषण घड़ते हैं कि उनकी कारीगरी शायद ही कोई यूरोपीय सुनार पार कर पाए। तो सोचिए, ये उनके खुद के शब्द हैं। क्या ये बात उनके अपनी ही पतन के सिद्धांत का खंडन नहीं करती? बिल्कुल करती है। अब जबकि हम तीनों यात्रियों से विस्तार से मिल चुके हैं, तो चलिए एक कदम पीछे हटकर इनके नज़रियों की तुलना करते हैं। ये सेक्शन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे तीनों ने एक ही देश को तीन अलग अलग चश्मों से, तीन अलग अलग लेंसेज से देखा। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए एक शानदार समरी है। यहाँ आप तीनों यात्रियों की सारी जानकारी एक नज़र में देख सकते हैं। सबसे पहले अल-बिरूनी 11वीं सदी के, जिनका प्राइमरी लेंस था स्कॉलरली और सांस्कृतिक, मतलब वो भारत को यहाँ के ग्रंथों, यहाँ के ज्ञान के माध्यम से समझना चाहते थे। फिर है इब्न बतूता 14वीं सदी के, जिनका लेंस था कॉस्मोपॉलिटन और अनफेमिलियर। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है एक विश्व नागरिक का नजरिया जो नई और अनोखी चीजों की खोज में रहता है। और अंत में बर्नियर 17वीं सदी के, जिनका लेंस कंपैरेटिव और यूरोसेंट्रिक था। यूरोसेंट्रिक का मतलब है हर चीज को यूरोप के चश्मे से देखना और यूरोप को ही हर चीज का मापदंड या स्टैंडर्ड मानना। तो इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि उनके मकसद और उनके तरीके बिल्कुल अलग अलग थे, इसलिए उनके विवरण भी एक दूसरे से इतने अलग हैं। अल-बिरूनी का काम था समझाना, टू एक्सप्लेन, इसलिए उन्होंने ग्रंथों और स्थानीय विद्वानों का सहारा लिया। इब्न बतूता का काम था वर्णन करना और प्रभावित करना, टू डिस्क्राइब एंड इम्प्रेस, इसलिए उन्होंने अपने अनुभवों को रोमांचक तरीके से पेश किया। और बर्नियर का काम था विश्लेषण करना और निर्णय देना, टू एनालाइज एंड जज, इसलिए उन्होंने हर चीज को तुलना के तराजू पर तोला। तो आखिर में इस सब से आपको क्या सीखना चाहिए? इतनी सारी कहानियां जानने के बाद इस सब का मतलब क्या है? ये सारी बातें आज आपके लिए क्यों मायने रखती हैं?
देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन यात्रियों के विवरण हमें अतीत में झांकने की एक ऐसी अनोखी खिड़की देते हैं जो कहीं और नहीं मिलती। दरबारी इतिहासकार अक्सर सिर्फ राजाओं की जीत, युद्ध और महल की सियासत के बारे में लिखते थे, लेकिन ये यात्री हमें उस समय के सामाजिक जीवन, आम लोगों के रीति रिवाजों, उनकी खुशियों और परेशानियों के बारे में बताते हैं। वो कहानियाँ जो अक्सर इतिहास के पन्नों से गायब रहती हैं। ये हिस्ट्री फ्रॉम बिलो है। और अब आप खुद एक छोटे इतिहासकार बन सकते हैं। ये प्रोजेक्ट आपकी टेक्स्ट बुक से ही है, जो आपको इतिहास को अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने घर में किसी बुजुर्ग से, जैसे दादा दादी या नाना नानी, उनकी किसी पुरानी यात्रा के बारे में बात कीजिए। उनसे पूछिए कि वो कहाँ गए थे, क्यों गए थे और कैसे गए थे, ट्रेन से, बस से या बैलगाड़ी से। उन्होंने वहाँ क्या अलग देखा, वहाँ का खाना, लोगों के कपड़े या रीति रिवाज। और फिर बिल्कुल अल-बेरूनी या इब्न बतूता की तरह अपने अनुभवों और उनकी यादों पर एक छोटी सी रिपोर्ट लिखिए। और अंत में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, अगर आज अल-बेरूनी जैसा कोई विद्वान या इब्न बतूता जैसा कोई एक्सप्लोरर आपके शहर या गांव में आ जाए, तो उसे आपके रोजमर्रा के जीवन की कौन सी ऐसी चीज अनोखी या अजीब लगेगी जिसे आप बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल नॉर्मल मानते हैं? आपका मोबाइल फोन, ऑनलाइन क्लासेस, शादियों का धूम धड़ाका या सड़कों पर इतना ट्रैफिक? इस पर जरूर सोचेगा। इसी सोच के साथ अगले अध्याय तक अलविदा।